अच्छा, ये सेल्स टैक्स के अंदर भी चीज़ें हम लोग ज़रा रैंडमली पढ़ रहे होंगे, कुछ चीज़ें पहले चैप्टर से, कुछ इसके अगले से, कुछ डेफिनेशंस पहले, कुछ बाद में, जैसे जैसे चीज़ें सामने आती रहेंगी। तो आपने काइंडली इसके ऊपर निशान लगाते रहे जैसे पहले लगाया थे। जिस तरह अभी हमने एग्जाम्प्ट जो है उसको पढ़ लिया था, क्योंकि इसमें कभी थ्योरी पढ़ेंगे, कभी न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो जोन जोन सी डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, टैक्सेबल सप्लाई की पढ़ ली है, सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ ली है, और इसके ऊपर गुड्स चार्ज टू 0% ये पढ़ लिया था, एक्सेप्शन, इसके 5th शेड्यूल, एग्जाम्प्ट सप्लाईज। ये काइंडली ज़रा इसको ना नोट कहीं पर टिक वगैरह मार्क कर लिया करें। अच्छा, अब हम चलते हैं जी वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई में हमने जो लास्ट पढ़ा था दैट वाज पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 हमने पढ़ा था। यहाँ पहले 6 पॉइंट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताएं, कोई क्वेरी हो किसी पहले 6 में से किसी पॉइंट की ना समझ लगी हो। पहले 6 पॉइंट्स क्लियर है सारे? चले उसमें फिर नेक्स्ट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 7, इन केस ऑफ अ टैक्सेबल सप्लाई विद रेफरेंस टू रिटेल टैक्स, द प्राइस ऑफ द टैक्सेबल गुड्स excluding the amount of retail tax which a supplier will charge at the time of making taxable supply by him or such other price as upward may by notification in the official gazette specify। ये पॉइंट नंबर 7 वही वाली बात कर रहा है जो कल मैंने आपको बात बताई थी कि 2 प्राइसेस हैं। पेज नंबर 133 निकाल लें जल्दी से। ये कल मैंने आपको बताई थी 2 बातें कि एक होती है वैल्यू ऑफ सप्लाई, एक होती है रिटेल प्राइस। ऐसे आइटम्स जो 3rd शेड्यूल में फॉल करेंगे उनकी रिटेल प्राइस पे टैक्स लगेगा, और अदर देन 3rd शेड्यूल वाले वैल्यू ऑफ सप्लाई पे टैक्स लगाएंगे। तो ये पॉइंट नंबर 7 वही है कि इन केस ऑफ अ टैक्सेबल सप्लाई विद रेफरेंस टू रिटेल टैक्स, ये वो रिटेल टैक्स की बात कर रहा है। द प्राइस ऑफ द टैक्सेबल गुड्स एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ रिटेल टैक्स। मिसाल के तौर पे उसकी रिटेल प्राइस थी 100 रुपीज़, रिटेल प्राइस 100 रुपीज़ थी, तो सेल टैक्स हमने रिटेल प्राइस, ये 3rd शेड्यूल का आइटम है, 3rd शेड्यूल का, तो सेल टैक्स इस पे लगेगा 18%, तो 18, तो 118 इसकी प्राइस हो गई। तो वो कह रहा है कि रिटेल टैक्स जो होता है, ये रिटेल टैक्स 3rd शेड्यूल में इसको रिटेल टैक्स कह रहा है। 3rd शेड्यूल वाले आइटम्स में जो रिटेल टैक्स है वो उस अमाउंट में लगेगा जिसमें टैक्स शामिल नहीं। तो ये किस में लगा है? रिटेल प्राइस में। तो सिंपल एज दैट कि जो रिटेल प्राइस है 3rd शेड्यूल आइटम्स हैं उन पे रिटेल प्राइस पे टैक्स लगेगा, अदर देन 3rd शेड्यूल आइटम्स हैं उन पे वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर सेल टैक्स लगेगा। सही है? 3rd शेड्यूल के लिए जो रिटेल प्राइस है वही उनकी वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है। नॉर्मली मैं आपको कुछ मिसाल देता हूँ कि 3rd शेड्यूल के अंदर जो नॉर्मल आइटम्स आती हैं वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की आ रही होती है। मिसाल के तौर पर टूथब्रश, टूथपेस्ट, सोप्स जो हम बाहर मार्केट से जाके लेते हैं। तो कभी नोट करिएगा इस दफ़ा जाके कि जो प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके डब्बे के बाहर उन्होंने रिटेल प्राइस लिखी होती है। टिशू का डब्बा लेंगे ना, रोज़ मेटल का या कोई और, तो डब्बा उठाएंगे तो उसके नीचे लिखा होगा रिटेल प्राइस, तो वो रिटेल प्राइस में 18% लग रहा होता है। तो बेसिकली वो 3rd शेड्यूल में इस तरह के आइटम्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। वो देख लेंगे एक दफ़ा क्या क्या चीज़ें आती हैं उसमें भी। अब इन्होंने कुछ जिस तरह पाकिस्तान के हालात ख़राब हो रहे हैं वैसे वैसे कुछ पे इन्होंने 18% रहने दिया है, कुछ पे 18 से 25% कर दिया है। तो वो अब कुछ सेग्रीगेशन हमें इस तरह से देखनी पड़ती है। पॉइंट नंबर 7 भी हो गया। पॉइंट नंबर 8, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर और वापडा। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर किसे IPPs जो प्राइवेट होते हैं, क्योंकि हमें बिजली जो है वो वापडा की तरफ से आ रही होती है, और जो IPPs है ये भी बिजली बना रहे होते हैं। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ एनर्जी परचेज प्राइस ओनली
and the amount received on account of capacity purchase price, energy purchase price premium, excess bonus, supplementary charges etc shall not be included in the value of supply. वो कहता है कि अगर आप बिजली परचेज कर रहे हैं वापडा से या आईपीपी के से, तो जो सेल टैक्स जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी वो होगी जो कि एनर्जी परचेज प्राइस है। बस जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो कौन सी होगी, जो कि एनर्जी परचेज प्राइस, एनर्जी परचेज प्राइस, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। जो सेल टैक्स लगेगा वो इस पे लगेगा। हाँ, इसके अलावा अगर उन्होंने कैपेसिटी चार्जेस दिए, ठीक है, जो उसने आगे लिखा है कैपेसिटी परचेज चार्जेस, या उन्होंने आपसे एनर्जी परचेज प्राइस प्रीमियम चार्ज किया है, या उन्होंने आपसे बोनस चार्ज किया है, या उन्होंने आपसे सप्लीमेंट्री चार्जेस चार्ज किए हैं, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आएंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी परचेज प्राइस। कैपेसिटी चार्जेस क्या होते हैं कि जनाब आपकी कैपेसिटी है 100 किलोवाट की, 5 मेगावाट कर लें, 5 मेगावाट की, ठीक है, तो आपको आपकी कैपेसिटी के लिहाज से वो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करके देते रहते हैं। तो वो एक्सेस आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की बेस के ऊपर हो सकता है आपका यूजेज कम हो, आपका 2 मेगावाट का यूजेज हो, लेकिन आपको बिजली मिल रही होती है आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिहाज से, तो वो आपको पूरी मिल रही होती है। तो इसकी डेफिनेशंस हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन जस्ट नॉर्मली आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता दिया कि ये जो चीज़ें हैं, कैपेसिटी परचेज प्रीमियम क्या होता है कि जब बिजली नहीं आ रही होती तब भी आपकी सप्लाई ना रुके, उसके लिए आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे होते हैं, तो वो प्रीमियम चार्जेस आते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो चार्जेस होते हैं वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आएंगे, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आएंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या आएगा, जस्ट एनर्जी परचेज प्राइस। तो ये बात याद रखनी है कि इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर और वापडा, तो जो आपको एनर्जी परचेज प्राइस मिलेगी दैट विल ओनली बी वैल्यू ऑफ सप्लाई। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड अ गैस बाय अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ऊपर इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे थे वापडा की और आईपीपीज की, यहाँ पर बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो जिनको आप डिस्कोज भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इलेक्ट्रिक पावर दे रही है और गैस दे रही है। टोटल अमाउंट बिल्ड इंक्लूडिंग प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नेचुरल गैस एज द केस में बी चार्जेस, रेंट्स, कमीशन एंड ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस लोकल, प्रोविंशियल एंड फेडरल, बट एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ लेट पेमेंट सरचार्ज एंड द अमाउंट ऑफ सेल टैक्स। यानी कि इस पॉइंट के अंदर वो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में ये सारा कुछ शामिल है, रेंट्स शामिल है, कमीशन शामिल है, टैक्सेस भी लोकल, प्रोविंशियल, फेडरल सारे शामिल हैं। क्या चीज़ नहीं शामिल, लेट पेमेंट सरचार्ज। आपने 31 तारीख को पेमेंट करनी थी, 5 तारीख को की, तो 5 दिन का आपको लेट पेमेंट का सरचार्ज पड़ गया, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में शामिल नहीं है, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में शामिल नहीं है। तो इसके लिए जो अगर आसान लैंग्वेज में अगर हम देखें, आसान भाषा में अगर इसको समझने की कोशिश करें, तो जो आईपीपीज हैं इंडिपेंडेंट पावर और प्रोड्यूसर और वापडा, इसके केस में जो एक चीज़ वैल्यू ऑफ सप्लाई में लेनी है वो एनर्जी परचेज प्राइस है। और अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है गैस की और इलेक्ट्रिसिटी की, तो जो एक चीज़ नहीं लेनी वो लेट पेमेंट सरचार्ज, ठीक है, बाकी तकरीबन सारा कुछ ही ले लेना। तो जो चीज़ नहीं लेनी वो लेट पेमेंट सरचार्ज है, और ऊपर वाले पार्ट में जो एक चीज़ हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई में कंसीडर करनी है वो एनर्जी परचेज प्राइस। नोट में लिखते हैं जी, इट इज क्लैरिफाइड दैट द वैल्यू ऑफ सप्लाई डज नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ सब्सिडी प्रोवाइडेड by the federal government or a provincial government to the electricity consumer and has never been charged to tax under the act। जो सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उस पे वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं लगेगी। मिसाल के तौर पे आपकी कॉस्ट अगर 100 है और सब्सिडी 40 की है,
तो सब्सिडी पे वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं लगेगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई किस पे आएगी? 60। तो सब्सिडी विल नेवर बी कंसीडर एज ए वैल्यू ऑफ सप्लाई, सब्सिडी वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं आएगी। In case of the registered person who is engaged in the purchasing used vehicles from general public on which sales tax has already been paid at the time of the import or manufacturing and which are later on sold in the open market after making certain value addition. Value of supply will be the difference between the sale and the purchase price of the said vehicle on the basis of valuation method prescribed by the board. आप कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने जाएं मार्केट से, इधर हॉकी स्टेडियम चले जाए, तो कभी उसने आपको ये कहा है कि जी गाड़ी जो है 10 लाख की है, ऊपर 18 या 20% टैक्स है, तो ये उसकी वैल्यू बनी? कभी ऐसी कोई बात नहीं की, ठीक है। तो उसकी वजह क्या है कि जो बंदा गाड़ी बेच रहा है, जब उसने पीछे टोयोटा या होंडा से खरीदी होगी तो वो टैक्स उधर दे चुका है, सही है, टैक्स ऑलरेडी दे चुका है। तो ये वो बात कर रहा है अगर आप यूज्ड व्हीकल लेने जाते हैं, क्योंकि नई व्हीकल जब आप लेंगे तो नई व्हीकल को तो किसी ब्रांड या किसी ऑथराइज्ड डीलरशिप से लेंगे तो वो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बात कर रहा है यूज्ड व्हीकल की जिसपे ऑलरेडी किसी और ने टैक्स दे दिया है। अब मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा जाके, तो मैंने जब खरीदी थी, अगर सुजुकी से खरीदी थी, टोयोटा से खरीदी थी, तो उस टाइम टैक्स दिया है। अब जब आगे दूंगा तो मैं 18% की इनवॉइस थोड़ी करूंगा उसे, ऐसे ही कहूँगा यार मार्केट में ये रेट है आप ये ले ले। तो इस केस में वो बात कर रहा है, इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी जिस पे टैक्स लगेगा। इसमें वो बात कर रहा है कि अगर आपने किसी वैल्यू एडिशन करके गाड़ी बेची, ये लोगों का नॉर्मल बिजनेस भी रह चुका है कि वो क्या करते हैं, मार्केट से डैमेज गाड़ियां उठाते हैं, उसे रिपेयर करते हैं और आगे फिर बेच देते हैं, ये कह के कि ये तो बिल्कुल जेन्युइन है। पाकिस्तान में ऐसे चलता है, लेकिन फिर भी करते ऐसे ही है। हाँ, गाड़ी तैयार की है। तो बहरहाल ये एक नॉर्मल बिजनेस भी रह चुका है कि जी डैमेज गाड़ी उठाएंगे और उसके ऊपर कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे, सही करेंगे और उसे आगे सेल कर देंगे। तो इस केस में वो कहता है कि अगर आपने पीछे से 12 लाख की गाड़ी ली, परचेज की, ठीक है, उसके ऊपर कोई वैल्यू एडिशन वगैरह करके वो आगे 20 लाख की बेच दी, सोल्ड कर दी, यूज्ड व्हीकल है ये। अब जो वैल्यू ऑफ सप्लाई जिस पे टैक्स लगेगा वो इनका डिफरेंस है, दैट इज 8 लाख। इसके ऊपर सेल टैक्स लगेगा, इसके ऊपर सेल टैक्स लगेगा। इसको दोबारा पढ़े, अब आपको समझ लगेगी। इन केस ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन, और बात ये हो रही है सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन की, who is engaged in purchasing used vehicle from general public, जिसका काम ही ये है कि जनरल पब्लिक से यूज व्हीकल लेता है, on which sale tax had already been paid। जाहिर बात है अगर यूज व्हीकल ले रहा है तो जिससे ले रहा है उसे सेल टैक्स पे कर दिया होगा at the time of import or manufacturing, and which are later on sold in the open market after making certain value addition। उसको ठीक ठूक करा के, उसके शीशे में सही करा के, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करके, उसकी रिपेयर करके, उसको वैल्यू एडिशन करके उसे आगे बेच देता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी द डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड परचेज प्राइस ऑफ द सेड व्हीकल ऑन विच बेसिस द वैल्यूएशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? जो इनका डिफरेंस होगा बिटवीन द परचेज प्राइस एंड सेल प्राइस। तो अब टैक्स किस पे लगाएंगे हम? वैल्यू ऑफ सप्लाई। सही है। Provided that where the board deems it necessary, it may by notification in the official gazette fix the value of any imported goods or taxable supplies or class of supplies, and for that purpose fix different values for different classes or description of the same type of imported goods or supplies। ये वो कहना चाह रहा है बोर्ड जंगल का बादशाह है, वो जब चाहे जितनी चाहे किसी भी आइटम की वैल्यू को फिक्स कर सकता है। Provided further that where the value at which import or supply is made is higher than the value fixed by the board, the value of the good shall, unless otherwise directed by the board, be the value at which the import or supply is made।
आपने कोई इंपोर्ट की या सप्लाई की तो आपने उसकी जो डिक्लेयर की थी वैल्यू दैट वाज 20 रुपीज। बोर्ड चाहे तो उसकी वैल्यू 25 रुपए कर सकता है। ये उसका पहला पैराग्राफ है। वो बोर्ड चाहे तो उसकी वैल्यू 25 रुपए प्रिस्क्राइब कर सकता है, तो फिर हमें इसी पे लेना चाहिए। लेकिन अगर बोर्ड ने उसकी वैल्यू 25 प्रिस्क्राइब की और आपने 30 की भेज दी, तो इस केस के अंदर अगर आपने महंगी भेज दी तो वो लेंगे, फिर बोर्ड वाली ना लेंगे। ये दूसरा पैराग्राफ उसका कह रहा है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई एट विच इंपोर्ट और सप्लाई इज मेड इज हायर देन द वैल्यू फिक्स्ड बाय द बोर्ड, the value of goods shall unless otherwise directed by the board be the value at which the import or supply is made। वैल्यू वही समझी जाएगी जिस पे आपने इंपोर्ट या सप्लाई की है, अगर वो वैल्यू उस वैल्यू से हायर है जो बोर्ड ने प्रिस्क्राइब की है। ठीक है, तो ये हमारा जी वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर डिस्कशन थी। सारे पॉइंट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये जब हम न्यूमेरिकल करेंगे प्रैक्टिकली आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे थे। कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस भेजे थे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, थोड़ा सा इसका देखते हैं कि इसको आई कैप करने एक आधा ही सवाल आया हुआ है पहले, या हो सकता है उससे पहले पीछे कहीं पे जाके आया हो। लेटेस्ट में तो अभी रिसेंटली मुझे ये मार्च 2022 का क्वेश्चन मिला था, मार्च 2022 का क्वेश्चन नंबर 5A, ये आप लोगों को भेजा हुआ है मैंने। मिल गया सबको? पढ़े फिर इसको, पॉइंट A से स्टार्ट करते हैं। जी अलग अलग मैंने ऊपर मेंशन करके भेजा है। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट क्या है? इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द सेल टैक्स एक्ट 1990 एंड द रूल्स मेड देयर अंडर स्टेट द वैल्यू ऑफ द सप्लाई चार्जेबल टैक्स फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2022। ये जिस तरह मैंने आपको कहा था ना कि सेल टैक्स की रिटर्न हर महीने की होती है, तो ये सिर्फ फरवरी के महीने की बात कर रहा है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या करें। ऑल्सो स्टेट द रीजंस फॉर योर ट्रीटमेंट, जो आप ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसकी आपने रीजंस भी बतानी है। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट पढ़ने से ये पता चलता है कि जवाब कैसे देना है, क्योंकि अगर आप रीजंस नहीं बताएंगे तो नंबर काट लिए जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 है जी, वैल्यू ऑफ सप्लाई में टैक्सेबल गुड्स ऑफ रुपीज 8 लाख वर सोल्ड टू वन ऑफ द डीलर्स, द अमाउंट वाज नेट ऑफ 20% ट्रेड डिस्काउंट which was in accordance with the market norms. The discounted price was not shown on the tax invoice। हमने क्या पढ़ा था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है? कल क्या पढ़ा था? जो डिस्काउंट देने के बाद होती है। शर्त क्या है? 2, इनवाइस में डिस्काउंट लिखा हो और डिस्काउंट मार्केट नॉर्म्स के बता। इसमें कौन कौन सी शर्त पूरी हो गई है? लेकिन इनवाइस के ऊपर नहीं लिखा हुआ, तो फिर इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई अब क्या होगी? है डिस्काउंट से पहले वाली। ठीक है, तो 8 लाख को डिवाइड कर देंगे 0.80 पे, तो हमारा ग्रॉसअप कर देंगे ना इसे, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हमारी आ जाएगी, हाँ जी जो भी है, तो वो आपने इसको बाकायदा मेंशन करना है। 1 मिलियन आएगी, तो इसको आपने बाकायदा तौर पे मेंशन करनी है इस बात को कि भाई ये रीज़न दे के कि इसका इन्होंने वो शो नहीं किया हुआ जो था इनवॉइस के ऊपर, जिसकी वजह से ये हम इसको रिवर्ट बैक कर रहे हैं। टैक्सेबल गुड्स ऑफ 15 लाख वर यूज्ड फॉर इंटरनल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन पर्पस। 40% ऑफ दीज गुड्स वर लोकली प्रोक्योर्ड व्हाइल रिमेनिंग 60% ऑफ दीज गुड्स वर ओन मैन्युफैक्चर्ड। इसको भी छोड़िए से सबसे लास्ट में देखेंगे। 3 नंबर पे आए, एडवांस ऑफ रुपीज 6 लाख वाज रिसीव्ड फॉर गुड्स टू बी डिलीवर्ड इन अप्रैल 2022। क्या करेंगे? फरवरी के अंदर एडवांस आया, फरवरी के अंदर कैश आ गया और अप्रैल में आपने गुड्स की डिलीवरी करनी है, तो मैं फरवरी के अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या लूंगा? है
डिलीवरी के टाइम पे वैल्यू ऑफ सप्लाई लेते हैं, कैश के टाइम पे वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं देते। तो फरवरी में वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं होगी, अप्रैल में मैं उन गुड्स की अमाउंट को जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई में लूंगा। 1000 units of the taxable goods listed in the third schedule were sold at a unit price of 5000. Retail price of each unit was 6000. थर्ड शेड्यूल में जो आइटम आ रहे हैं वो बेचे 5000 के हैं, उनकी रिटेल प्राइस 6000 थी, तो वैल्यू सप्लाई क्या होगी है 6000। रिटेल प्राइस थर्ड शेड्यूल में जो आइटम्स फॉल करते हैं उनकी वैल्यू ऑफ सप्लाई वो होती है जो रिटेल प्राइस हो। ठीक है। न्यू पार्ट्स ऑफ ₹12 लाख वर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू रिप्लेस द डिफेक्टिव पार्ट्स अंडर वारंटी। ये वैसे भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन वैसे जरा खुद से सोचें ये क्या हो सकता है। नए पार्ट्स जो थे 12 लाख के इशू किए फ्री ऑफ कॉस्ट टू रिप्लेस द डिफेक्टिव पार्ट्स पर वारंटी। वारंटी के अंदर पार्ट वापस आ गया, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इसकी क्या होगी। बेसिकली ये होता क्या है कि देखें वारंटी क्या है, वारंटी यही होती है ना कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी तो आप अपने कस्टमर को वो चीज़ फ्री में से वापस करेंगे ना, फ्री में रिपेयर करके, रिपेयर तो नहीं खैर से फ्री में उसकी जगह नई चीज़ देंगे। ठीक है। तो जब आप अगले बंदे को फ्री में चीज़ दे रहे हैं तो ऑब्वियसली जो चीज़ अब आप उसे रिप्लेस करके दे रहे हैं उसकी वैल्यू तो ज़ीरो ही होगी ना। समझ लगी बात ही। एक पार्ट है, मशीनरी का पार्ट है, आप बीइंग ए कस्टमर सोचें आपको तो कोई पैसे नहीं पड़े, जब हमें कोई पैसे नहीं पड़े लेकिन उसका तो प्रोडक्ट निकला ना, अब वो मुझे सप्लाई तो नहीं कर रहा। पहली दफा जब उसने मुझे चीज बेची होगी उसे सेल टैक्स इनवाइस पे लिख के दिया होगा कि ये वैल्यू है, ये टैक्स है, ये पकड़ो। अब वो वारंटी थी साल की, वो मैंने जब वो पार्ट वापस किया तो नया पार्ट उसने मुझे फ्री में दे दिया, अब दोबारा से मुझे इनवाइस तो नहीं ना कर रहा, फ्री में रिप्लेस करके दे रहा है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई टैक्स के पर्पज से देखते हैं ना, तो इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी। लगी समझ। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम उसने मुझे चीज बेची तो बकायदा टैक्स इनवाइस कर चुका था, अपनी रिटर्न में भी लेगा, लेकिन सेकंड टाइम जब मैंने उसकी रिप्लेसमेंट मांगी उससे तो उसने मुझे वैसे ही अपने गोदाम से चीज उठा के नई दे दी, पुरानी वापस रख ली, रिप्लेस कर दी उसने। ठीक है ना। तो इस वजह से जो नई आइटम्स दोबारा से रिप्लेसमेंट में दे रहा है वारंटी में, उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कुछ भी नहीं होगी। वो कौन सा मुझे दोबारा इनवाइस कर रहा है। लगी समझ। टैक्सेबल गुड्स ऑफ 4 लाख वर सोल्ड एट ए क्रेडिट टर्म्स ऑफ 2/10। 2/10 से क्या मतलब होता है 10 दिन के अंदर 2% डिस्काउंट। गुड। एंड बाय 30, और अगर 30 दिन में देंगे तो कोई डिस्काउंट नहीं। कस्टमर पेड द अमाउंट विद इन 10 days एंड अवेल द डिस्काउंट। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी है, क्या होगी, सॉरी रिटेल प्राइस क्यों, थर्ड शेड्यूल का आइटम है। डिस्काउंट निकालने के बाद, तो डिस्काउंट की 2 कंडीशंस पूरी हो रही है यहाँ पे, कहीं लिखा है। यही मैंने कल आप लोगों से सवाल किया था, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फ़र्क है। जब डिस्काउंट का पढ़ाया था तो मैंने कहा था ये सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट की बात करता है, कैश डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा। तो ये कैश डिस्काउंट है, इसको हम इनकॉर्पोरेट ही नहीं करते वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो 4 लाख ही होगी। पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं, टैक्सेबल गुड्स ऑफ ₹15 लाख वर यूज फॉर इंटरनल टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन पर्पस। 40% ऑफ दीज गुड्स वर लोकली प्रोक्योर्ड while remaining 60% of these goods were own manufactured। 40% जो है वो कह रहा है कि उसने बाहर से खरीदी है, बाकी जो 60% है वो कह रहा है कि उसने ओन मैन्युफैक्चर्ड किया है।
क्या होगे? बस कोई उन्होंने टेस्टिंग प्रोसीजर्स कुछ लगाए होने, कोई किसी आइटम को टेस्ट कर रहे होने, अपनी गुड्स को सेल करने से पहले उसे टेस्टिंग के फेज से निकाल रहे होंगे ना, ठीक है? तो ये उसकी बात कर रहा है। तो 15 लाख जो है दैट वाज यूज्ड फॉर इंटरनल टेस्टिंग, 40% ऑफ दीज गुड्स वर लोकली प्रोक्योर्ड while remaining 60% of these goods were all manufactured. है 60% में लगेगी, बाकी 40% का क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई, सप्लाई मतलब जो सेल कर रहे हैं उसके ऊपर है, ठीक है? ये बात को थोड़ा सा समझना है। 15 लाख की चीजें इस्तेमाल हुई है ना, ऐसे ही है। 15 लाख की चीजें उसने खुद से इस्तेमाल की हैं, ठीक है? इसके अंदर से इसके दो हिस्से कर ले, एक है 60% और एक है 40%। 60% जो है वो उसने खुद ओन मैन्युफैक्चर्ड किया ना, ये ओन मैन्युफैक्चर्ड है, और 40% जो है ये बाहर से प्रोक्योर किया है। तो हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई चाहिए, सप्लाई जो सेल की वैल्यू चाहिए। ये तो प्रोक्योरमेंट है 40%, 40% तो प्रोक्योरमेंट है, बाहर से खरीद रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? 60%। ये मेरे बिजनेस की सप्लाई है ना, मैंने खुद बनाया और अपने आप को ही बेच दिया, ये मेरे बिजनेस की सप्लाई है, खुद बनाई और अपने बिजनेस ही ले ली, इस्तेमाल कर ली। पढ़ा था ना सप्लाई क्या होती है, सप्लाई की डेफिनेशन माइंड में लेके आए दोबारा। सप्लाई की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था ना कि ऐसी चीज जो बिजनेस के इस्तेमाल में कर ले वो भी सप्लाई है। याद है ये बात है? नहीं, डिस्काउंट्स की बात नहीं कर रहा मैं, सब बिजनेस यूज में आए। उसमें यह भी था कि कोई चीज आप बिजनेस यूज में कर ले वो भी सप्लाई है, कोई पर्सनल यूज में कर ले वो भी सप्लाई है, कोई गिफ्ट दे दे वो भी सप्लाई है, किसी को बेच रहे वो तो वैसे ही सप्लाई है ही है, ठीक है? तो ये मेरा बिजनेस जो था उसमें से मैंने 60% अपना इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से खुद इस्तेमाल कर लिया। तो क्या हुआ कि जो मेरा बिजनेस बनाता था प्रोडक्ट, उसमें से मैंने 60% उठाया और अपने इस्तेमाल में ले आया, तो वो सप्लाई है। ये जो 40% है ये तो मैं बाहर से खरीद रहा हूं, ये मेरे बिजनेस की सप्लाई नहीं है। ये क्लियर हुई है बात? हमजा क्लियर हुई कि नहीं? हमजा आपको क्लियर हुई है बात? सप्लाई की डेफिनेशन अगर याद है तो क्वेश्चन है मैंने कहा। सप्लाई की जो डेफिनेशन है उसको अगर आप रिकॉल करें तो अपने बिजनेस की चीज इस्तेमाल कर लेना वो भी सप्लाई में आता है। यहां पे उसने 60% अपने ही बिजनेस से चीजें खरीदी हैं, तो ये सप्लाई। हाँ जी, जो आप सेल कर रहे हैं उस सारे के ऊपर लगता है। ये आपने पहला लेक्चर नहीं लिया सेल टैक्स का मेरा, बस फिर इसलिए ये सवाल किया। मैंने चीख के बताया था कि सेल टैक्स का मैकेनिज्म क्या है। वो रिकॉर्डेड लेक्चर है, वो देख लें 2 दिन पहले का, क्योंकि अब मैं दोबारा बताने लग गया कि सेल टैक्स ऐसे लगता है फिर तो अखीर ही हो जानी।